नमस्कार दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर संजीव सान्याल ने अभी हाल ही में बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिया है। उन्होंने कहा है कि यूपीएससी के मल्टीपल अटेम्प्ट देना यूथ के सबसे प्रोडक्टिव समय की बर्बादी है। उनका यह मानना है कि ये लार्ज पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज एक्चुअली डल एंड बोरिंग। मतलब जिस चीज के लिए लाखों युवा लगातार तैयारी कर रहे हैं, मल्टीपल अटेम्प्ट दे रहे हैं, वो ना केवल अपने समय की अभी बर्बादी कर रहे हैं, बल्कि जब वो सर्विस में जाएंगे तो तब भी लार्ज पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी उनको बोरिंग लगेगा, डल लगेगा। उनका यह भी मानना है कि ये जो युवा हैं ये एस्पिरेशनल पॉवर्टी से ग्रसित है। मतलब ये बड़ा सपना ही नहीं देख पा रहे, ये अपने आप को सरकारी नौकरी के बियॉन्ड नहीं देख पा रहे हैं। इनका कहना है कि अगर ये अंबानी बनने का, अडानी बनने का या एलन मस्क बनने का सपना देखें तो हमारे देश में कई सारे एंटरप्रेन्योर्स निकलेंगे और देश की जो प्रोग्रेस है वो कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, लेकिन इस बात से काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। काफी सारे फॉर्मर आईएएस ऑफिसर्स का कहना है कि बिल्कुल सही नहीं है। आईएएस ऑफिसर्स का नेशन बिल्डिंग में, डेवलपमेंट में योगदान होता है और वो जो काम करते हैं उसका ऑल इंडिया लेवल पर इंपैक्ट होता है। आप अनिल स्वरूप साहब को जानते ही होंगे, इतनी फेमस बुक के ऑथर हैं। ये सेक्रेटरी पद तक काम कर चुके हैं और इन्होंने कहा है कि भैया अगर मुझे दोबारा से जन्म लेने का मौका मिले तो मैं फिर से आईएएस ऑफिसर ही बनना चाहूंगा। मतलब ही वाज सो सेटिस्फाइड विद हिज जॉब कि वो चाहते हैं कि वापस से आईएएस ही बनूं। ऐसा नहीं है कि इस स्टेटमेंट के उल्टे ही बात कही जा रही है। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी साहब सन्याल साहब की बात से थोड़ा सा सहमत हैं। वो ये बोलते हैं कि बिल्कुल सही बात है कि 5 से 7 साल का जो समय कई बार बच्चे लगा देते हैं तैयारी करते समय, वो थोड़ा गलत है और वो कहीं ना कहीं यूथफुल टाइम का एक वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, बर्बादी है। तो दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं कि जो मल्टीपल अटेम्प्ट देना है, क्या ये वास्तव में समय की बर्बादी है? क्या यूपीएससी के बाद का जो जॉब है वो वास्तव में डल एंड बोरिंग है? क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए और आपको कैसे निर्णय लेना चाहिए? लेकिन सबसे पहले दोस्तों, एक खास अनाउंसमेंट आई है सबके द्वारा। हम 1 अप्रैल से अपना अचीवर्स बैच स्टार्ट कर रहे हैं। अचीवर्स बैच में हम कुछ चुनिंदा बच्चों के संग काम करेंगे ताकि फाउंडेशन से ही सिलेक्शन लिया जा सके। और अगर आपको तैयारी में कोई भी परेशानी आ रही है, मुझसे बात करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए ताकि हम और आप मिलकर बात कर सकें और आपकी तैयारी को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है इस पर थोड़ी चर्चा कर सकें। तो दोस्तों, आइए अब समझते हैं कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है। क्या ब्यूरोक्रेसी का लार्ज पार्ट डल एंड बोरिंग है? क्या देखिए, मेरा यह मानना है कि ब्यूरोक्रेसी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। काफी सारे चैलेंजेस डेली बेसिस पर इसमें आते रहते हैं और अगर इसको भी आप बोलते हैं कि लार्ज पार्ट ऑफ दिस इज डल एंड बोरिंग, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं पर्सन टू पर्सन की जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है उस पर बात हमें करनी चाहिए। देखिए, आपने मूवीज में भी देखा होगा कि अगर कई पुलिस ऑफिसर बहुत अच्छा काम करते हैं तो क्या किया जाता है, उनको शंट कर दिया जाता है, उनको पनिशमेंट पोस्टिंग दे दी जाती है। ऐसी पोस्टिंग जिसमें ग्लैमर नहीं है, जिसमें सपोजेडली वो कुछ काम नहीं कर सकते। प्रिजन ऐसी ही एक पोस्टिंग है। जेल में अगर आपकी किसी आईपीएस की पोस्टिंग कर दी जाए तो पहले यही माना जाता रहा था कि भैया तो पनिशमेंट पोस्टिंग है, गवर्नमेंट आपको फेवर नहीं कर रही है, आप थोड़े साल साइड में पड़े रहिए। लेकिन दोस्तों, जब किरण बेदी मैम ने प्रिजन की कमान संभाली तो उनका यह मानना नहीं था। उन्होंने प्रिजन को भी एज ए चैलेंज लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, प्रिजन में भी बहुत अच्छा काम करा जा सकता है, क्योंकि यही पर्सन जब सजा काट के समाज में वापस जाएंगे ताकि वो दोबारा से क्राइम में ना पड़ जाएं, उनके अंदर ऐसी स्किल हो ताकि वो मेन स्ट्रीम धारा से जुड़ सकें, इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकें। बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट की इनिशिएटिव उन्होंने अपने प्रिजन में रहते हुए लिए और इसके लिए उनको प्रेस्टिजियस मैग्सेसे अवार्ड भी मिला। दोस्तों, अब ये बताइए, क्या ये डल एंड बोरिंग था? तो प्रिजन जो पहले डल एंड बोरिंग समझा जाता था, जो पनिशमेंट पोस्टिंग बोलते थे, उसको आपके एटीट्यूड ने चेंज कर दिया कि नहीं, मुझे तो यहां भी मैं रिफॉर्म ला सकता हूं, काम कर सकता हूं। सिमिलरली बात कर लीजिए इलेक्शन कमीशन की। क्या इलेक्शन कमिश्नर इंडिया में पहले नहीं रहे? बिल्कुल रहे। टीएन सेशन साहब के पहले भी इलेक्शन कमिश्नर रहे, लेकिन एक टीएन सेशन साहब के लिए सुप्रीम कोर्ट आज भी ये बोलता है कि देयर कैन नॉट बी अनदर वन लाइक टीएन सेशन। मतलब इतना बड़ा इंपैक्ट उन्होंने पैदा किया कि हम ऐसा मान सकते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन की हिस्ट्री है उसको प्री टीएन सेशन एंड पोस्ट टीएन सेशन में देखा जा सकता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए, फिर चाहे वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एनफोर्स कराना हो, चाहे वो इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड के लिए पॉलिटिकल पार्टी से भिड़ जाना हो, चाहे वो ऑडिट करवाने हो, मनी ट्रेल के लिए कैंडिडेट को सस्पेंड करना हो, काफी सारे ब्रेव एंड करेजियस डिसीजन इन्होंने लिए, इतने सारे एक्शन लिए कि आज भी सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हमें टीएन सेशन साहब जैसे ऑफिसर्स की जरूरत है। तो भैया बात क्या है, इलेक्शन कमीशन तो पहले भी थे, वही रूल्स पहले भी थे, वही रूल्स बाद में भी थे, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया? अल्टीमेटली पर्सन मैटर करता है, उसका कितना इंटरेस्ट है, कितना विल पावर उसके अंदर है, वो मैटर करता है। मैं बात करता हूं हमारी स्टूडेंट रितिका जिंदल की। दोस्तों, ये यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर्स थी अपने बैच में। जब ये गई तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश के गांव में देखा कि महिलाओं पर बैन है, वो हवन भी नहीं कर सकते। इसके लिए उन्होंने मुहिम चलाई कि नहीं भाई, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। क्या ऐसी अचीवमेंट किसी को भी सेटिस्फेक्शन नहीं देंगी? क्या बिल्कुल देंगी। दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आप किससे सेटिस्फेक्शन डिराइव करते हो। आपने आईएएस दिव्या मित्तल के बारे में सुना ही होगा। ये आईआईटी और आईएएम दोनों की पास आउट है। मतलब ये चाहती तो करोड़ों के पैकेज पे कहीं भी काम कर सकती थी, लेकिन शायद कुछ लोगों को केवल पैसे कमाना डल एंड बोरिंग लग सकता है। उनको लगेगा कि यार केवल मैं पैसा कमा रही हूं, शायद मैं उतना अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही हूं, या मेरे जो पोटेंशियल है उसका मैं उतना अच्छा रियलाइजेशन नहीं कर पा रही हूं। दोस्तों, आजादी के लगभग 70 साल के बाद इन्होंने अपनी पोस्टिंग के दौरान एक गांव में पाइप्ड वाटर सप्लाई पहुंचाया, ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाया, आजादी के 70 साल बाद। बताइए ये सेटिस्फेक्शन कितना बड़ा है कि कितने हजारों लोग, कितने लाखों लोग पानी पी रहे हैं आपकी वजह से आजादी के 70 साल
साल बाद भी क्या कोई करोड़ों का पैकेज इस बात के सेटिस्फेक्शन को दबा सकता है क्या? द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि सब कुछ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। किसी को हो सकता है कि किक एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी में मिले, स्टार्टअप की जर्नी में मिले, किसी को हो सकता है कि केवल पैसे कमाने से मिल जाए, किसी को हो सकता है कि चैलेंजेस को एम्ब्रेस करे, नहीं मुझे तो इसमें काम करके दिखाना है। सो द पॉइंट इज लार्ज पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी डेफिनेटली इज नॉट डल एंड बोरिंग। ये बिल्कुल गलत बात है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सपेक्टिव। बोला जाता है कि भैया पैसा नहीं होता तो आप काम नहीं करवा सकते। आप आर्मस्ट्रांग पिम का एग्जांपल ले लीजिए दोस्तों, इन्होंने क्राउड फंडिंग करके सड़क बनवा दी। आप इमेजिन करिए, सड़क बनवा दी, बोलते हैं सड़क तो सरकार बनाएगी, पैसा नहीं था तो बोला क्राउड फंडिंग कर लेते हैं, बाकी लोगों से पैसा ले लेते हैं, सड़क बनवा दी। मतलब सॉल्यूशन ओरिएंटेड अगर आप हो, प्रॉब्लम सॉल्वर अगर आप हो, तो दोस्तों कोई जॉब डल एंड बोरिंग नहीं है। सिविल सर्विसेज की तो बिल्कुल नहीं है। हर दिन नए नए चैलेंजेस आते रहते हैं। या कोई भी एसपी है, लॉ एंड ऑर्डर का वो कप्तान है, क्या उसका कोई भी दिन चैलेंजेस के बिना बीतेगा? क्या हो ही नहीं सकता। अगर आपको चैलेंजेस नहीं दिख रहे हैं, आपको ये बोरिंग लग रहा है, तो मेरा ये मानना है कि आपकी आंखों में परेशानी है। आप जॉब को उतना अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, या आपका इंटरेस्ट लाई नहीं करता, आपका एटीट्यूड लाई नहीं करता। तो अल्टीमेटली द पॉइंट ये है कि लार्ज पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज इज डेफिनेटली नॉट डल एंड बोरिंग। ये काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए कि आप वो इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं कि जिंदगी भर आपको सेटिस्फैक्शन रहेगा कि मैंने वो काम किया था, जो शायद करोड़ों रुपए का पैकेज आपको ना दे पाए या कोई और चीज आपको ना दे पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जॉब उतने एक्साइटिंग नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं बात कह रहा हूं, ये सब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, एप्टीट्यूड टू एप्टीट्यूड, हर पर्सन का कैसा रहता है ये उस पर डिपेंड करता है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलने में मजा आता है तो भैया वो क्रिकेट में एक्सेल करेंगे। सो अगर आप आईएएस में आ गए हैं और आप ये कह दें कि मुझे डल एंड बोरिंग लगता है, तो प्रॉब्लम जॉब के संग नहीं है, प्रॉब्लम आपके संग है। प्रॉब्लम का मतलब कि आपका मैच नहीं हो रहा है, आपका एप्टीट्यूड नहीं है। आप उस जॉब को नहीं बोल सकते कि वो चैलेंजिंग एंड बोरिंग है, क्योंकि उसी पोजीशंस पर इतने सारे लोगों ने, तो कुछ एग्जांपल मैंने लिए हैं, इतने सारे ऑफिसर्स ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। तो प्रॉब्लम उस जॉब में नहीं है, प्रॉब्लम आपके माइंडसेट में है, प्रॉब्लम परहैप्स आपके एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड में है। आपको शायद कहीं और जगह पे होना चाहिए था काम करने के लिए। तो एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि सिविल सर्विसेज जो है दोस्तों, वो डल एंड बोरिंग तो नहीं है। हम लेकिन तैयार रहें इनोवेशन करने के लिए, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, और थोड़ा सा करेज और कन्विक्शन दिखाने के लिए कि भैया एडवर्सिटी के बाद भी हम बहुत अच्छे से काम करेंगे और अपना मार्क लीव करेंगे, ताकि हमें वो सेटिस्फैक्शन मिल जाए। अनदर इंपॉर्टेंट एलिगेशन जो संजीव सान्याल साहब ने किया है, उन्होंने कहा है कि देयर इज एस्पिरेशनल पॉवर्टी। मतलब जो लोग हैं, यूथ है, वो गवर्नमेंट जॉब के बियॉन्ड देख ही नहीं पा रहा है। उसको गवर्नमेंट जॉब के बियॉन्ड कुछ नहीं दिखता। उसको एलन मस्क नहीं बनना है, उसको अंबानी नहीं बनना है। अरे भाई, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछता हूं, आप जब कोई सपना देखते हो, आप सपना कैसे देखते हो? आप सपना कैसे देखते हो? कितने अंबानी देश ने पैदा किए हैं? आप बताओ, देश की आजादी कितने सारे साल हो गए, कितने अंबानी देश में है? एलन मस्क जैसी पर्सनैलिटी अभी हम हिंदुस्तान में पैदा भी कर दी है क्या? लेकिन आपको पता है, हर साल 400 लोग आईएएस आईपीएस बन रहे हैं। 180 के आसपास लगभग सीट आ रही है। 1000 सिविल सर्वेंट बन रहे हैं। देश में 5000 6000 के लगभग आईएएस और आईपीएस है। इंडिविजुअली मैं बोल रहा हूं, देयर इज फार ग्रेटर चांस कि आप आईएएस और आईपीएस बन जाएं, रात दिन आप अंबानी बन जाएं, अडानी बन जाएं, एलन मस्क बन जाएं। दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एस्पिरेशंस जो आते हैं वो रोल मॉडल से आते हैं। देयर आर फार टू मेनी रोल मॉडल्स, देयर इज फार टू मेनी पब्लिसिटी फॉर द आईएएस एंड आईपीएस। भाई, गांव का एक बच्चा है, वो क्या देख रहा है? वो कलेक्टर को देख रहा है, वो एसपी को देख रहा है, वो डेली अखबार में पढ़ रहा है कलेक्टर साहब ने गरीबों के लिए ये कर दिया, एजुकेशन में ये कर दिया, हेल्थ में ये कर दिया। तो यार, उसका मोटिवेशन क्या होगा? उसका मोटिवेशन वही कलेक्टर बनने के लिए रहेगा ना। उसके अखबार में तो नहीं आ रहा ना कि उसके जो देश का कोई आदमी है, उसने एलन मस्क जैसे इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, या इतने सारे अंबानी बन गए। उसके अखबार में तो ये नहीं आ रहा है। तो जब उसको पता ही नहीं है कि इतने सारे रोल मॉडल्स बन रहे हैं, इतना या ये पाथ है जिससे हम ये बन सकते हैं, तो कैसे खुद को रिलेट करेगा? वो 12th फेल मूवी देखेगा, वो उसमें देखेगा कि यार 12th फेल का बच्चा भी आईपीएस बन सकता है, तो मैं भी तो बन सकता हूं। वो देखेगा कि रिक्शा वाले का बेटा आईएएस बन सकता है, तो मैं भी तो बन सकता हूं। हिंदुस्तान के एक लार्ज तबके के लिए सिविल सर्विसेज को क्रैक करना सोशल अपलिफ्टमेंट का सबसे आसान रास्ता है। आसान रास्ता मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस केस में को केवल खुद के संग कंपीट करना है, मुझे बेहतर होना है, मुझे मेहनत करनी है। अगर कोई पढ़ाई में अच्छा है, मेहनत कर सकता है, डिसिप्लिन से काम कर सकता है, तो उसको पता है कि सिविल सर्विस क्रैक किया जा सकता है। क्योंकि अगर लगातार मेहनत करोगे, खुद से कंपीट केवल करोगे, तो चांसेस हैं कि आप उस लिस्ट में आ जाएं और आपका सोशल स्टेटस अचानक से बढ़ जाएगा। वहीं अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको पता भी है फंडिंग कहां से आएगी, आपके नेटवर्क क्या है, आप क्या आपको सब्जेक्ट मैटर उतना पता है कि सप्लाई चेन कैसे काम करेगी, मार्केटिंग कौन देखेगा, 50 नाटक हैं, क्या इन सब का नॉलेज हमारे समाज में बचपन में दिया जाता है? बिल्कुल नहीं दिया जाता। हमारे समाज में बचपन से दोस्तों पढ़ाई पे जोर दिया जाता है, और उस पढ़ाई में ये बिजनेस की पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं है। फंडिंग का, फाइनेंसेस का नॉलेज बिल्कुल नहीं प्रदान किया जाता। तो दोस्तों, कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो यूथ है वो एलन मस्क बनने के ख्वाब देखेगा? कहां से देख लेगा भाई? आप तो ये देख लीजिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम कितना पीछे थे। धीरे धीरे अभी इंप्रूवमेंट आ रहा है, ये बात अलग है। हम कितना पीछे थे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। अरे भैया, एलपीजी रिफॉर्म्स आने तक तो गवर्नमेंट खुद बोल देती थी कि आपको प्राइवेट सेक्टर भैया इतने सेक्टर में बस काम कर सकता है। सो अगर इतना सारा बैकलॉग है, तो कैसे माइंड ओपन होगा कि हम कुछ और भी कर सकते हैं? तो एस्पिरेशनल पॉवर्टी का ठीकरा यूथ के सर नहीं फोड़ना चाहिए।
ये एंटायर इकोसिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। भैया वो ज्यादा रिलेट कर पाएगा एक आईएएस और आईपीएस से, उसके दीदी भैया दोस्त वो यूट्यूब पे सर्च करेगा, उसको 50 स्ट्रेटजी मिल जाएंगी। भैया मुझे आईएएस कैसे बनना है, आईपीएस कैसे बनना है, कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी है, एलॉन मस्क बनने की कौन सी बुक लिस्ट बता देगा कोई, या अंबानी ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और उन चैलेंजेस से कैसे निपटे इसके बारे में कौन किसको ज्ञान दे देगा, फंडिंग कैसे किसको कैसे आसानी से मिलेगी, या सप्लाई चेन के इस बोटल को आप कैसे क्रैक करेंगे, मार्केटिंग आप कैसे सीख सकते हैं आसानी से, आपके क्षेत्र में प्रॉब्लम को आप कैसे दूर कर सकते हैं, इसका ज्ञान कोई कौन कैसे दे रहा है, नहीं दे रहा है ना भाई। तो कैसे हम सोच सकते हैं कि वो एस्पिरेशन कर लेगा अंबानी बनने की, अडानी बनने की, या एलॉन मस्क बनने की। सो द पॉइंट इज, ना केवल रोल मॉडल्स इंपॉर्टेंट है बल्कि यह भी इंपॉर्टेंट है कि रोल मॉडल का रास्ता जो है कि भैया मैं यहां तक बन सकता हूं, बच्चा ये भी रियलाइज करे कि यार फेयर चांस कि मैं भी आईएएस बन सकता हूं। आप हिंदुस्तान के किसी भी पर्सन से पूछ लेना, वो हर कोई यही बोलेगा कि देयर फार ग्रेटर चांस, इवन दो 99.99% लोग फेल होते हैं बट स्टिल चांसेस ज्यादा ग्रेट हैं आपके आईएएस और आईपीएस बनने के रादर देन एलॉन मस्क बनने के, अंबानी बनने के। सीधी सी बात है दोस्तों, एस्पिरेशनल पॉवर्टी नहीं है, वी हैव फेल्ड टू क्रिएट एन इकोसिस्टम, जिस इकोसिस्टम में यूथ बड़ा सपना देख सके, अलग अलग सेक्टर्स का देख सके। अभी देखिए क्रिकेट की बात कर लो ना, 1983 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता तो कितने यंग लोगों को लगा कि यार मैं भी क्रिकेटर बनना चाहिए, मुझे भी क्रिकेटर बनना, कितनी बहुत तैयारी हुई। फिर हम लगातार जब अच्छा करते गए, आईपीएल आ गया, देखिए जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स हमने पैदा कर दी है, कितने नए नए लड़के निकल के आ रहे हैं, कितना अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं, विमेन आईपीएल हमने अभी कराया है। तो यार जब आप इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे, प्लेटफॉर्म देंगे, तब ना बच्चा एस्पिरेशन लेगा कि यार मुझे क्रिकेटर बनना है। क्रिकेटर क्या आप देखिए कितनी अकेडमी चल रही है, कितना काम हो रहा है। आप अभी स्टार्टअप इंडिया इन्होंने गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, शार्क टैंक इंडिया आ गया है जिसपे काफी लोग पिच कर रहे हैं। ये सब चीजें हैं दोस्तों जो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को आगे बढ़ा। कमेंटबाजी से काम नहीं चलता, कमेंट कर दिए कि भैया आपका तो गोल ही छोटा है। अरे गोल छोटा क्यों है भाई, उसको क्या दिखाया गया है बचपन से, आज आप दिखा रहे हो ना, आज दिखा रहे हो तो आप देखोगे इसका इंप्रूवमेंट देखोगे, आप देखना डेफिनेटली एंटरप्रेन्योरशिप में नए नए बच्चे निकल के आएंगे और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है इंडिया में टैलेंट नहीं है, लेकिन वो इकोसिस्टम बनने में समय लगता है और आई एम श्योर विद टाइम वो समय जरूर बनेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आरोप जो उन्होंने लगाया है वो ये लगाया है कि हमारा जो यूथ है वो काफी ज्यादा एनर्जी जो है इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगा देता है, उस प्रोडक्टिव टाइम को कहीं और लगाना चाहिए था। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो यही है कि एग्जाम साइकिल इतना लंबा जो आपने कर रखा है, ये तो आप ही ने किया है ना, इसमें यूथ क्या करेगा। सबसे पहली बात तो ये है भाई, क्यों है जो एक साल में आप एग्जाम लेते हो, अब तो यूपीएससी की आप बात कर रहे हो, एक साल स्टेट पीसीएस साल तो और बुरा है, 3-3 साल आपका एग्जाम चल रहा है, 4-4 साल एग्जाम चल रहा है, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, पोस्टिंग ही नहीं हो रही है। तो आप ही ने ना सिस्टम क्रिएट किया है, तो आप उसको सही करिए ना सर। सबसे इंपॉर्टेंट ये कितने सारे कमीशन की जो रिपोर्ट हैं वो धूल फांक रही हैं। सेकंड एआरसी ने बोला है कि भाई एक साल का जो साइकिल इसको कम करना चाहिए, 6 महीने में हमको सारे स्टेज करा लेने चाहिए, प्रीलिम्स मेंस साथ में लेना चाहिए, या मेंस इंटरव्यू रिफॉर्म्स कमीशन ने सजेस्ट कर रखे हैं। तो ये सारे रिफॉर्म्स पर चर्चा होनी चाहिए, इस पे कोई बात नहीं करता है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि यूपीएससी ने जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट 6 कर रखे हैं जनरल कैटेगरी के लिए और 32 साल जो एज लिमिट कर रखी है काफी ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसको ज्यादा डिफिकल्ट बना देता है यूपीएससी का रैंडमनेस। दोस्तों रैंडमनेस फेयरनेस की गारंटी नहीं है, रैंडमनेस आपकी जर्नी को और डिफिकल्ट बना देता है। देखिए होता क्या है, होता यह है कि जब बच्चा तैयारी करता है, अब आप ऐसा आपने देखा होगा प्रीलिम्स में ऐसा होता है कि 4-4 साल लगातार प्रीलिम्स निकल रहा है, 5वें साल प्रीलिम्स नहीं निकला। अब बच्चा क्या सोचेगा, यार 4 बार तो मैंने निकाला ना, 5वें बार तो नहीं निकला, क्यों ना मैं 6वां बार ही निकालूं। देयर इज नो प्रेडिक्टेबिलिटी कि आप किसी चीज में 4 अटेम्प्ट अच्छा करने के बावजूद 5वें अटेम्प्ट में प्रीलिम्स आपका नहीं निकल रहा है, बिकॉज यू आर मेकिंग द पेपर सो रैंडम यू आर क्रिएटिंग द पेपर। इतना रैंडमनेस से आपको लग रहा है कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। यू आर पुशिंग द कैंडिडेट टुवर्ड्स द आर्म्स ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट, बिकॉज कोचिंग इंस्टीट्यूट यही बोलेगा कि इतना रैंडम है तो भैया हमने ज्यादा मेहनत कर रखी है तो आप हमारे संग पढ़ाई तैयारी करिए। द पॉइंट इज कि इतना रैंडम है तो बच्चा क्या करता है, उसके लिए जुआ बन जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मैंने इतने साल तैयारी कर दी है और अगर मैंने इतना अटेम्प्ट मैंने दे दिया है तो क्यों ना मैं एक बार पासा और फेंक लूं, जितनी बार मैं इस पासे को फेंकूंगा उतना ही मेरा चांस बढ़ता हुआ चला जाएगा। और इसीलिए ऐसा होता है कि वो साइकिल दर साइकिल इस एग्जाम साइकिल में फंस जाता है। अब यार मेंस तो दे लिया, अब थोड़े से नंबर रह गए इंटरव्यू के लिए, अब इंटरव्यू तो दे लिया, कितना पास आ गया, मैं फिर से तैयारी करता हूं। इंटरव्यू देने के बावजूद ये गारंटी नहीं है कि बच्चा प्रीलिम्स क्वालीफाई करेगा। ये क्या है यार, यही तो रैंडमनेस है, इस पे तो कोई बात करो। बच्चे को कभी पता नहीं पड़ता कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। क्यों भाई, मेंस आप इतना बच्चा दे रहा है, मेंस लगातार लिख रहा है, उसको पता ही नहीं चला कमी कहां। यूपीएससी आंसर कॉपी दिखाता है, मॉडल आंसर देता है, नहीं देता, तो बच्चा क्या है, बच्चा हवा में तीर मारेगा ना, उसको क्या पता कि वो कहां कमी उसकी हो रही है। 3 बार एसए में नंबर आएगा, चौथे बार एसए में नंबर नहीं आएगा। अब बच्चा क्या लगेगा, भैया मेरा अचानक से एसए खराब हो गया। तो द पॉइंट इज इन यूपीएससी रिफॉर्म की चर्चा करनी चाहिए। देयर शुड बी मोर ट्रांसपेरेंसी इन टर्म्स ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ताकि इस रैंडमनेस को हटाया जा सके। देखो अगर रैंडमनेस हटेगी, पारदर्शिता आएगी, तो बच्चे को पता भी चलेगा कि मेरी कमी कहां थी, कहां मैं इंप्रूव नहीं कर पाया। या तो वो ये मान लेगा कि ये कमी इंप्रूव नहीं हो सकती, या उसको पता चल जाएगा कि यहां इंप्रूव करना है और यहां इस वजह से मेरा हुआ या नहीं हुआ। तो ये रैंडमनेस भी कम करना जरूरी है। तो ना केवल आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम करिए, एग्जाम साइकिल को थोड़ा छोटा करिए, बल्कि इस रैंडमनेस पर भी काम करिए। ट्रांसपेरेंट रखिए जितना हो सकता है, इस सिस्टम को आप ट्रांसपेरेंट बनाइए। ठीक है, सो द पॉइंट इज कि इतना यूथफुल टाइम जो वेस्ट हो रहा है, एकदम सही बात है, इतना अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए। काफी लंबा
समय स्पेशली देखिए 6-6 साल अगर कोई लगा देता है, 7-7 साल इसमें लगा देता है, तो उसके बाद वापसी करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक फेल्योर का ठप्पा लग चुका होता है। वो 7 साल तक समाज से कट चुका होता है, ना दोस्तों में बैठ रहा है, ना रिश्तेदारी में जा रहा है। आप इमेजिन करिए उस पर्सन की मेंटल स्टेट क्या होगी, क्या होगा उसका मेंटल हेल्थ स्टेटस, क्या वो खुद को बेचारा महसूस नहीं करेगा, हारा हुआ महसूस नहीं करेगा? रिश्तेदारों के ताने अलग होते हैं, पेरेंट की एक्सपेक्टेशन अलग होती हैं, कई होंगे ब्रेकअप हो जाते हैं इसी चक्कर में। आप बताइए उस क्या वो अपनी नॉर्मल जिंदगी में उतनी आसानी से लौट पाएगा? क्या वो फिर से दोबारा स्टार्ट कर पाएगा? तो ये बिल्कुल सही बात है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए ये पीरियड बहुत लंबा खिंच जाता है। और इसलिए भी खिंच जाता है क्योंकि यूपीएससी रैंडम है, इतना रैंडम है तो भाई गड़बड़ बात है। इतना रैंडम बनोगे तो आप बेसिकली को जुआ बना दे रहे हो कि भैया जितनी बार इसको पासा को फेंकोगे उतना आपका चांस है सिलेक्शन होने का, तो कोई बच्चा पूरा अटेम्प्ट एग्जॉस्ट करेगा ही करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी से मिली होगी कि ब्यूरोक्रेसी का लार्ज पार्ट बोरिंग है या नहीं, क्या ऐसा है कि हमको मल्टीपल अटेम्प्ट अगर हम दे रहे हैं तो क्या हम वास्तव में खुद का समय वेस्ट कर रहे हैं, और क्यों यूपीएससी को अपने एग्जाम साइकिल के रिफॉर्म्स के बारे में सोचना चाहिए और उस पर एक्शन लेना चाहिए। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या यूपीएससी के मल्टीपल अटेम्प्ट देना समय की वास्तव में बर्बादी है? कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।